गया। तो आप सभी का स्वागत है इस क्लास में, और उम्मीद है कि आप लोग क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, और मैं भी चाहता हूं कि आप क्लास के साथ एंजॉय करें। क्लास के साथ एंजॉय के साथ का मतलब है कि इतिहास के साथ एंजॉय करें, और जब आनंद और एंजॉय करेंगे तो चीज़ें समझ में अच्छी तरह से आएंगी। प्रकाश चंदा जी, गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने जो बातें जहाँ पे छोड़ी थी उसी को आगे बढ़ाया जाए। अमित, गुड इवनिंग। तो उन बातों को कहाँ छोड़ा गया था, ये देखा गया था कि कनिष्क जो है वह कैसे कार्य कर रहा था। कहानीकर जी, गुड इवनिंग। तो कनिष्क का जो साम्राज्य था, कनिष्क के साम्राज्य का विस्तार हम लोगों ने देखा था कि कनिष्क का साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था। कनिष्क के साम्राज्य को अगर हम लोग ऐसे देखें तो कनिष्क का साम्राज्य आपका मध्य एशिया के कुछ क्षेत्रों यानी चीनी तुर्किस्तान से लेकर कहाँ तक है। अमरेंद्र प्रभाकर जी, गुड इवनिंग। तो ये मध्य एशिया यानी काशगर, यारकंद, खोतान, चीनी तुर्किस्तान जो है वो क्षेत्र कनिष्क ने जीता। यह बात हम लोगों ने कहाँ से पता की? यह बात पता चलती है जो चीनी साहित्य हैं उनसे और ह्वेनसांग से। चीनी साहित्य से तो ये पता चलता है कि कनिष्क पराजित हुआ था। पांचाऊ जो चीन का सेनापति था, हान वंश के जो शासक होती थे उनका सेनापति पांचाऊ था, और वह तुर्किस्तान, चीनी तुर्किस्तान को अपने साम्राज्य में मिलाना चाह रहा था। उसी समय कनिष्क ने एक प्रस्ताव उसके सामने रखा था, और वो प्रस्ताव ये था कि वो हान वंश की राजकुमारी से विवाह करना चाहता था, जिससे सेनापति ने इनकार कर दिया, और फलस्वरूप कनिष्क 70,000 अश्वरोहियों के साथ उस पर आक्रमण किया, पराजित हुआ। लेकिन ह्वेनसांग कहते हैं कि कनिष्क का जो अधिकार था वह सुंगलुन पर्वत के पूरब की तरफ भी था, और सुंगलुन पर्वत के पूरब वही चीनी तुर्किस्तान का क्षेत्र है, यानी काशगर, यारकंद और खोतान के क्षेत्र पर उसका अधिकार था। यहाँ से खोतान से एक पांडुलिपि भी प्रोफेसर बेली को मिली है, और उस पांडुलिपि में जो लिखा है वो ये है, लिखा है कि बहलिक का शासक चंद्र कनिष्क उस पर उल्लिखित है। तो वह पांडुलिपि यहाँ से मिली है, और बहलिक के शासक चंद्र कनिष्क की जो पहचान की जाती है, बहलिक के शासक जो चंद्र कनिष्क हैं, बहलिक के शासक चंद्र कनिष्क जो हैं, इनकी पहचान जो की जाती है वो इसी कनिष्क से की जाती है। बहलिक की पहचान बैक्टीरिया से की जाती है, और चंद्र कनिष्क की पहचान कनिष्क या कनिष्क प्रथम से की जाती है। और भी शासक कुषाण वंश में कनिष्क नाम से हुए हैं, इसलिए इसे कनिष्क प्रथम भी कहें, इसलिए इसे आप कनिष्क प्रथम भी कह लें। वैसे कनिष्क के नाम से ज्यादा लोकप्रिय है तो प्रथम लगा दें, क्योंकि पहला कनिष्क है। तो इसकी पहचान कनिष्क से की जाती है, और बहली की पहचान बैक्टीरिया से की जाती है, यानी इसका अधिकार वहां था, तभी वहां पांडुलिपि मिली है। तो ह्वेनसांग और प्रोफेसर बेली के इस साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि चीनी तुर्किस्तान पर कनिष्क का अधिकार था। इधर अफगानिस्तान के विभिन्न अभिलेख जो मिले हैं, अफगानिस्तान पहले से ही कुषाणों के साम्राज्य में था, कुजुल के समय भी था, भीमकटफिशस के समय भी था, कनिष्क के समय उसे बाहर निकलने का कोई प्रश्न नहीं था। तो वहां से भी रवातक अभिलेख जो मिला है, रवातक अभिलेख में कनिष्क की भी बात कही गई है, भीमकटफिशस की भी बात कही गई है, कुजुल कटफिशस की भी बात बताई गई है, और इसी में कनिष्क कहता है कि मैं भीमकटफिशस का पुत्र हूं। तो यानी कनिष्क भीमकटफिशस का पुत्र ही था,
उसी वंश का था, यह बात रवातक अभिलेख भी बताता है। और यही बात आपने क्या देखा था, तक्षशिला का जब उत्खनन मार्शल कराए थे तो वहां भी उन्होंने देखा कि निचली टीले की निचली परत से कुजुल के सिक्के मिले हैं और उसके ऊपर भीम के सिक्के मिले हैं, इसके ऊपर कनिष्क का सिक्का मिला है। यानी पहले कुजुल है, फिर भीम है, फिर कनिष्क शासक है। तो वहां से भी यह बात स्पष्ट हो गई थी। अब इनकी अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर, अफगानिस्तान के जो ऊपर वाले क्षेत्र हैं इन पर भी पहले से कुषाणों का शासन है। समरकंद वाला जो क्षेत्र है, नीचे की तरफ इधर पश्चिम की तरफ आए, उत्तर पश्चिम की तरफ तो सिंध वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से सुई विहार नामक अभिलेख कनिष्क का मिला है। कनिष्क के शासन काल का यह 11वें वर्ष का अभिलेख है, तो यह भी मिला है। जंदा अभिलेख और मानक्याल अभिलेख। जंदा अभिलेख भी आपका पेशावर से जो मिला है वह 11वें वर्ष का है, कनिष्क के शासन काल का। कनिष्क के जो राजारोहण के काल है उस राजारोहण की तिथि से 11वें वर्ष का वह लेख है। जंदा भी। और आपका माणिक्याल 18वें वर्ष का लेख है। फिर आप मध्य भारत की तरफ आए तो आपका सारनाथ, कौशाम्बी, सांची, इन जगहों से भी कनिष्क के लेख मिलते हैं, मथुरा से मिलता है। तो इन अभिलेखों से भी यह कहा जा सकता है कि इन क्षेत्रों पर कनिष्क का अधिकार था। पाटलिपुत्र की बात धर्मपिटक निदान सूत्र से स्पष्ट हो गई थी। धर्मपिटक निदान सूत्र का जो चीनी अनुवाद है उसमें कहा गया है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था और वहां क्या हुआ कि वहां के शासक से वह युद्ध हार जाना लेना चाहा, लेकिन 3 चीजें प्राप्त करके संतुष्ट हो गया, अश्वघोष को और बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा को लेकर संतुष्ट हो गया। इधर सांची से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है तो विंध्य क्षेत्र तक उसका अधिकार प्रमाणित होता है। तो ये कनिष्क की बातें हो गई थी। अब कनिष्क के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी उसमें से आप इनके जो अभिलेख हैं उन अभिलेखों को भी ध्यान रखें। रवातक अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। इसी अभिलेख में कनिष्क स्वयं को भीम कडफिसस का पुत्र बताता है। भीम कडफिसस का पुत्र बताता है। ठीक, भीम कडफिसस का पुत्र बताता है। इसी में नाना देवी के मंदिर की भी बात इसमें है। मंदिर निर्माण की बात है। यहाँ नाना देवी नामक एक मंदिर बना था, इसका निर्माण कनिष्क के समय कराया गया। यहाँ एक पुजारी भी स्थापित रखा गया था इसकी पूजा करने के लिए। और कनिष्क के इस रवातक अभिलेख में कुछ शहरों का उल्लेख हुआ है। कौंडिन्य, उज्जैनी, चंपा, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, साकेत, इन शहरों की भी बात इस अभिलेख में की गई है। इस अभिलेख में भीम कडफिसस को आप देख ही रहे हैं। भीम कडफिसस का तो उल्लेख है ही, साथ में कुजुल का भी उल्लेख है। कुजुल कडफिसस का भी उल्लेख है। इन्हें भीम कडफिसस, कुजुल कडफिसस को कडफिसस प्रथम भी कहा जाता है। इन्हें कडफिसस द्वितीय भी बोला जाता है। ठीक, हालांकि आपके प्रश्न में इस तरह के नाम देके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि वो इनके औपचारिक नाम नहीं है। इतिहासकारों द्वारा कडफिसस प्रथम, कडफिसस द्वितीय कहा जा रहा है। आपसे जो प्रश्न होंगे वो सीधे सीधे औपचारिक नाम लेके होंगे। तो रवातक अभिलेख में ये बातें, इसको ध्यान रखिएगा। कनिष्क के जो अभिलेख हैं, कुछ अभिलेख 12 अभिलेख लगभग इनके प्राप्त हुए हैं अभी तक। तो अभिलेखों का जो कब के हैं, राजारोहण की तिथि से इनका जो काल है, आपका कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी लेख जो है
यह आपका सारनाथ, सारनाथ लेक, ये दूसरे वर्ष का, ये तीसरे वर्ष का आपका जेंदा लेक, पेशावर से मिला है। यह 11वें वर्ष का सुई विहार अभिलेख, सुई विहार लेक निचली सिंध घाटी से है, निचली सिंधु घाटी से यह लेख मिला है। यह आपका, यह भी 11वें वर्ष का है। मानिक्याल, मानिक्याल पंजाब से, यह आपका 18वें वर्ष का है। सांची लेक जो है 22वें वर्ष का। मथुरा, मथुरा लेक 23वें वर्ष का। तो इन लेखों को ध्यान दीजिएगा, ये लेख साफ साफ पूछे जाते हैं। हाँ हाँ, मैप के जरिए ही कराएंगे, मैप के जरिए ही होगा। हाँ, टॉपिक वही, बस वही आ रहे हैं। तो आपका ये लेख, यहाँ से बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि इसको तो जीएस में भी पूछ लिया जाता है। सारनाथ लेक को कई बार जीएस पीसीएस पेपर में भी पूछा गया है। तो जब जीएस में पूछा जाता है तो सब्जेक्ट की उपयोगिता आप समझ सकते हैं। कनिष्क के जो उत्तराधिकारी हैं, कनिष्क के उत्तराधिकारियों की बात हुई थी। कनिष्क के उत्तराधिकारी वाशिष्क, होवेश्क, कनिष्क द्वितीय, वासुदेव प्रथम, फिर इसके बाद आपके कनिष्क तृतीय। वासुदेव द्वितीय, केदार। अंतिम रूप से, हालांकि वासुदेव द्वितीय के समय ही सारी स्थिति इनकी बहुत दयनीय हो गई थी। वाशिष्ठ के विषय में राजतरंगड़ी इन्हें जुष्क कहता है, राजतरंगड़ी में इन्हें जुष्क कहा गया है। इनके सिक्के भी, कई सिक्के इनके भी मिलते हैं। होविस्क, होविस्क के सिक्कों की बहुत महत्ता है। होविस्क के सिक्कों की बात की जाएगी। इनके लेख भी जो है आपके मथुरा से मिलते हैं। मथुरा इस समय प्रमुख केंद्र बन गया था। कनिष्क द्वितीय, ये जो आप काल देख रहे हैं 60 से लेकर 67 के बीच का, इसी में कनिष्क द्वितीय को माना जाता है। तो 60 से 67 जो आपने तिथि शक संवत वाली देखी थी, गैप जो था, उसी में संभवतः कनिष्क द्वितीय नाम का एक शासक है। कुछ सिक्के इसके मिलते हैं। वासुदेव, वासुदेव प्रथम तक आते आते इन लोगों का पूर्वी क्षेत्र से अधिकार लगभग समाप्त हो गया था। पश्चिमी क्षेत्रों में ये सिमट के रह गए और कनिष्क द्वितीय के समय सिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब, इन क्षेत्रों पर इनका अधिकार है। लेकिन वासुदेव के समय आते आते इनका अधिकार यहाँ से सिस्तान से समाप्त हो जाता है, पंजाब से समाप्त हो जाता है। सिर्फ जो इनका अधिकार बचा रहता है वो आपका अफगानिस्तान और बैक्टीरिया, बस यही अधिकार इनका
बचा रहता है। और माना जाता है कि इसी समय सैसानी वंश का, ईरान के सैसानी वंशी शासक शापुर ने इसे पराजित कर दिया था। तो शापुर और इनके सिक्के एक साथ मिलते हैं, जिसे कुषाण और सैसानी सिक्का बोला जाता है। कुषाण और सैसानी सिक्का बोला जाता है। तो इनके सिक्के पर उनके भी सैसानी वंश के शासक शापुर का भी नाम है। तो एक तरह से इनकी जो ये एक तरह से सैसानियों की अधीनता स्वीकार कर लिए थे। और इसका नाम आपके समुद्रगुप्त के समय मिलता है, केदार का। तो समुद्रगुप्त के समय तक आते आते ये लोग सिर्फ बैक्टीरिया अफगानिस्तान में अधीनस्थ शासक के रूप में संभवतः रह गए थे। इन यहां तक ठीक है। यहां तक ठीक है। अब हम लोग चलें उस टॉपिक की तरफ जिसकी बात कही गई थी। ये जो है सिल्क रूट की बात, यानी कुषाण काल की आर्थिक व्यवस्था। कुषाण कालीन आर्थिक व्यवस्था में ये देखा जाता है कि व्यापार इस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, आंतरिक व्यापार भी और बाह्य व्यापार भी। सातवाहनों के काल में भी हम लोगों ने देखा है। तो एक तरह से देखा जाए तो मौर्योत्तर कालीन जो आर्थिक स्थिति है, वो आर्थिक स्थिति यहाँ देखने को मिली थी, मौर्योत्तर काल में है ही। मौर्योत्तर कालीन आर्थिक स्थिति जो है, आंतरिक व्यापार तो है ही, विभिन्न क्षेत्र भिन्न भिन्न उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कलिंग है, कौशल है, कश्मीर है, गंधार है। तो ये सारी चीज़ें हीरे के लिए विख्यात कहे गए हैं। वैसे ही मालवा को माना जाता था कि यहाँ हीरे की खानें थी, इसीलिए यहाँ शक भी अधिकार करना चाहते हैं, सातवाहन भी अधिकार करना चाहते हैं, कुषाण भी अधिकार करना चाहते हैं। वैसे ही बंगाल अपनी मलमल के लिए जाना जाता था। गंगा का जो दक्षिणी छोर था, वहाँ से बहुत अच्छी मलमल, गंगेटक नामक मलमल वस्त्र उत्पादित होता था। वैसे ही मगध अपने वृक्ष के रेशों के वस्त्र के लिए जाना जाता था, जिसे हम लोगों ने मौर्य काल में दुकुल के नाम से देखा था। उसे उन वस्त्रों को दुकुल कहा जाता था। इसी प्रकार विभिन्न धातु उद्योग भी प्रचलित थे। बुनकरों को कोलिक बोला जाता था, कम्मार लोहकार को बोला जाता था, वंशकार जो बांस से टोकरी आदि बनाते थे उन्हें बोला जाता था। इसी तरह से जल देवांतरिक भी एक अधिकारी थे और एक शिल्पी थे जो जल संबंधी यंत्र बनाते थे, यानी सिंचाई, जल को कुओं या नहरों से निकाल के सिंचाई संबंधी यंत्रों का निर्माण करते थे। तो इस प्रकार देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के शिल्प उद्योग इस समय प्रचलित थे। जैसा कि मिलिंदपन्नों में 75 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख किया गया है, महावस्तु में शिल्पों का उल्लेख किया गया है। तो इनकी आर्थिक स्थिति इससे स्पष्ट हो जाती है कि बहुत ही उन्नत अवस्था में थी। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, कुषाण साम्राज्य इस भौगोलिक स्थिति में है कि वह अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है पूरब से पश्चिम का, उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने की स्थिति में है। आपने देखा कि कुषाण साम्राज्य का जो साम्राज्य विस्तार है वो यहाँ चीन के उत्तरी क्षेत्र, आपके जो काशगर, यारकंद और खोतान वाला क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र पर, काशगर, यारकंद और खोतान वाले क्षेत्र पर इनका अधिकार है। और रोम, चीन में क्या होता था, चीन में कपास उत्पादित होता था, तो यहाँ से कपास संबंधी वस्तुएं बनाई जाती थी, वस्त्र बनाया जाता था। और इनकी मांग कहाँ थी? इनकी मांग ये जो भूमध्य सागर दिख रहा है यहाँ थी, रोम में थी। तो ये यहाँ से जाता था। अब ये मार्ग जो ईरान बीच में है, पर्थिया जो साम्राज्य है, पर्शिया का साम्राज्य है, ये बीच में पड़ता था। लेकिन उस समय रोम और पर्शिया के बीच
संबंध अच्छे नहीं थे। रोम और पर्शिया के बीच जब संबंध अच्छे नहीं थे तो रोमवासी एक वैकल्पिक मार्ग की खोज करना चाहते थे कि हम पर्शिया से होकर न आए, बीच में कोई ऐसा मिले। बीच में आपके कुषाण है, कुषाणों का यह जो मार्ग निकलता था आपका चीन के काशगर से निकलता था, काशगर होते हुए खोतान उसके नीचे है, यह मार्ग थोड़ा सा और पहले ये मुड़ जाएगा। यहाँ से एक मार्ग कैस्पियन सागर और एक मार्ग आपका भूमध्य सागर में चला जाएगा। ये मर्ब, मर्ब से यह एक कैस्पियन सागर की तरफ जाता था, दूसरा भूमध्य सागर की तरफ जाता था। ये जो आपके क्षेत्र हैं, यहाँ खोतान है, यहीं काशगर है, इस पर कुषाणों का अधिकार है। यहाँ आपका समरकंद है, समरकंद, इस पर भी कुषाणों का अधिकार है। ये अब ये मैप में आप देखें तो समरकंद उज्बेकिस्तान में है। अगर मैप के हिसाब से इसको बनाएं तो समरकंद को आप उज्बेकिस्तान से होकर गुजारें, समरकंद को उज्बेकिस्तान से होकर गुजारें। और मर्ब जो है वो ईरान के ठीक ऊपर से ये मार्ग निकलता था, एक आपका कैस्पियन सागर में चला जाता था, एक मार्ग इधर आता था। यहाँ से भारत में आने के एक तो खोतान से ही आ सकते थे, और ये बैक्टीरिया आपका, तो बैक्टीरिया जो कि अफगानिस्तान का ऊपरी क्षेत्र है, ये काबुल वाला क्षेत्र है अफगानिस्तान के ऊपरी क्षेत्र से, यहाँ से वो भारत में प्रवेश करते थे और यहाँ से वो क्या आते थे, फिर आपके फारस की खाड़ी पकड़ के फिर इधर जा सकते थे। तो एक मार्ग ये मिलता था और एक मार्ग ये स्थलीय मार्ग था, भारत से आकर फिर ये समुद्री मार्ग से फिर आपके यहाँ से स्थलीय मार्ग होते हुए भूमध्य सागर में जा सकते थे। यही मार्ग सबसे प्रचलित था इनका। यह जो मार्ग है, इसी मार्ग पर अधिकार कुषाणों का आप देख रहे हैं। तो कुषाण इसमें क्या करते थे, बिचौलिए की भूमिका निभाते थे, यानी अपने वस्तुएं भी इस मार्ग से ले जाते थे। सर्वाधिक इस मार्ग से जिन वस्तुओं का व्यापार होता था वो चीन के रेशम का रोम को होता था। बीच में ये लोग मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। कुछ वस्तुएं यहाँ से भी इधर जाती थीं और यहाँ के व्यापारी पूरे मार्ग पर, एक ही व्यापारी पूरे मार्ग पर यात्रा नहीं करता था, बल्कि वो बीच में किसी अन्य व्यापारी को वो सामान बेच देता था, उससे जो सामान लेना होता था ले लेता था। तो इस तरह से ये पूरा मार्ग आपका कार्य करता था। इसी को चूंकि यहाँ से रेशम का व्यापार होता था इसीलिए इसे सिल्क रूट बोला जा रहा है। यह सिल्क रूट के नाम से विख्यात हो गया। बाद में जो यात्री आए, जैसे मार्क पोलो आया, तो मार्क पोलो भी इस मार्ग से आया था और उसने चीन के इस व्यापार का उल्लेख भी किया है कि चीन इसमें किस तरह से लाभान्वित हो रहा था और भारत कैसे लाभान्वित हो रहा है। भारत इसमें मीडिएटर के रूप में लाभान्वित हो रहा है और अपनी कुछ वस्तुओं को भी, हालांकि भारत के व्यापार सातवाहनों काल में आपने देखे कि थे कि यहाँ से रोम को हो रहे थे, इधर से, यहाँ से भी ये वस्तुएं इधर आ रही हैं, फिर ये रोम की तरफ जा रही हैं, यहाँ से फिर आपके सीरिया होते हुए भूमध्य सागर में प्रवेश कर रही हैं। यही मार्ग आपका जो मार्ग बोला जाता था ये आपका सिल्क रूट बोला जा रहा है। यानी चीन से निकलकर दो शाखाओं में ये बढ़ता था, एक ऊपर की तरफ आपका समरकंद होकर फिर मर्ब में मिलता था, एक आपका इधर से काशगर खोतान होते हुए फिर मर्ब में मिलता था। हालांकि इन दोनों पे कुषाणों का अधिकार है, इसलिए उस पूरे मार्ग पर कुषाणों का अधिकार था। ईरान के ऊपरी छोर से होते हुए यह भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर में चला जाता था। यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक ठीक है?
अब आप देखते हैं कि उज्बेकिस्तान, यह जो आपका उज्बेकिस्तान वाला जो क्षेत्र है ये, और इसके नीचे तजाकिस्तान वाला क्षेत्र है, यही आपके क्या है, पामीर का पठार है। तो यह मार्ग भी आपके पामीर के पठार के ऊपर ऊपर निकल जाता था। अब वर्तमान में इस मार्ग की बात आप देख रहे हैं, वर्तमान में यह OBOR के नाम से चाइना इसे पुनर्जीवित कर रहा है 2013 से। 2013 से इस मार्ग को वह OBOR, वन बेल्ट वन रोड के रूप में इसे पुनर्जीवित कर रहा है। अब इस मार्ग में थोड़ा सा अन्य चीजें भी, नई चीजें भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं। चाइना इधर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ समुद्री, इसमें समुद्री और स्थलीय दोनों प्रकार के मार्ग हैं, रोड भी हैं, रेल भी है और समुद्र भी है। तो वह विभिन्न देशों के साथ इधर, यहाँ से वो पाकिस्तान होकर यहाँ आपका उनका एक बंदरगाह लिया हुआ है, यहाँ आपके श्रीलंका से एक बंदरगाह लिया हुआ है, यहाँ आपके बर्मा से लिया हुआ है। तो इस क्षेत्र पर वह पूरा अधिकार चाहता है। फिर यहाँ से आपका रोड मार्ग आपका यूरोप तक आ रहा है। और इसमें भारत क्यों नहीं शामिल हो रहा है? भारत इसलिए नहीं शामिल हो रहा है कि जो पाकिस्तान में यह मार्ग आ रहा है वह जो पाक अधिकृत कश्मीर है उससे होके आ रहा है। तो भारत कहता है कि हमारी संप्रभुता का हनन इसमें हो रहा है, इसलिए हम इसमें भाग नहीं लेंगे। दूसरा जो संदेह है वो ये है कि चाइना इस मार्ग के माध्यम से अमेरिका का जो समुद्र पर नियंत्रण है उसको थोड़ा सा कमजोर करना चाहता है। वह इस मार्ग से सीधे रोड मार्ग से यहाँ पहुँचना चाहता है। दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश हैं यहाँ भी जहाँ तक रोड संभव है वहाँ तक पहुँचना चाहता है। तो समुद्री मार्ग की जो उपयोगिता है थोड़ी सी कम हो जाएगी इससे। और साथ में उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि इन देशों में ये गरीब देश हैं, अफ्रीकी जो देश हैं या एशियाई देश हैं, यहाँ उन्हें ऋण देकर वहाँ विभिन्न प्रकार के बंदरगाहों को डेवलप किया जा रहा है, रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं। तो इससे ऋण देने की स्थिति में तो है नहीं, हालांकि शर्त में ऋण देना है, लेकिन अगर वो ऋण नहीं देंगे तो अंततः उसका उन परियोजनाओं पर उसका अधिकार होगा, कब्जा होगा। तो एक तरह से वह इन देशों पर वर्चस्व चाइना का स्थापित हो जाएगा। तो चाइना बाद में अपनी मनमानी कर सकता है कि इनसे व्यापार ना करो, उनसे व्यापार ना करो, इस तरह की बातें कर सकता है। दूसरा, उसके उत्पादों की यहाँ, इनके उत्पाद जो चाइना में स्टील उद्योग है वो और डेवलप होगा, क्योंकि रेल लाइनें आदि बनेंगी तो स्टील वहाँ खपत हो जाएगी, साथ में बंदरगाह वगैरह बनेंगे। इनके जो इंजीनियर्स वगैरह हैं वहाँ बंदरगाह बनाएंगे, इनकी पूंजी है, उसी पूंजी पे इनको ब्याज भी मिल रहा है। तो इस तरह से इसमें सर्वाधिक लाभ चाइना का दिख रहा है, इसीलिए इससे भारत अपने को पीछे खींच रहा है। हालांकि जापान और रसिया इसके साथ ही सोबोर परियोजना में उसके साथ है। तो ये तो आपकी वर्तमान स्थिति है। जो प्राचीन कालीन स्थिति है वो ये है कि कुषाणों का इस पे वर्चस्व स्थापित है। वर्चस्व क्यों स्थापित हो गया? क्योंकि ये जो मार्ग गुजरता था यह कुषाण साम्राज्य से होकर गुजरता था, और रोम चाहता था कि ईरान से उसके मतभेद थे, तो वो चाहता था कि हमारा एक कोई इस तरह का साथी मिले जो इस मार्ग को, इस व्यापार को सुचारू रूप से चलने में सहायक बने। अगर यहाँ पे पर्शिया का साम्राज्य पहले आप देखते हैं कि बहुत शक्तिशाली स्थिति में थे, तो शक्तिशाली स्थिति में यहाँ मध्य एशिया में जो भी शक्तिशाली रहेगा वह इस व्यापार को, इस व्यापारिक मार्ग को नियंत्रित करने की स्थिति में रहेगा। तो कुषाण कनिष्क के समय तो शक्तिशाली स्थिति में है ही, तो इससे लाभ कुषाणों को मिल गया। ठीक, यहाँ तक ठीक? अंजलि जी गुड इवनिंग। अब अन्य जो व्यापारिक स्थितियां हैं, यहाँ समुद्री व्यापार मौर्योत्तर काल का आपने पहले भी देखा था कि टालमी और पेरिपल्स ऑफ एरेथियन सी, पेरिपल्स ऑफ एरेथियन सी के लेखक का नाम नहीं मिलता है, लेकिन उसमें पश्चिमोत्तर भारत के जो पश्चिमी तट है इनके बंदरगाहों का जिक्र किया गया है और इनका उल्लेख किया गया है।
तो पश्चिमी तट के जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं वो आपका भड़ौच है, जिसे वीरूकक्ष बोला जा रहा है, कल्याण है, सोपारा है। सोपारा सबसे पुराना इनका बंदरगाह है। कल्याण यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इधर सिंध तट पे आपने देखा था वैरिकम एक बंदरगाह है जो सिंध नदी के सिंध और जहाँ समुद्र में मिलती है वहां पे है। तो इस के सबसे जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं वो आपके वरकम, यहाँ आपका सोपारा, कल्याण, भृगुकक्ष, भड़ौच ये महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के बंदरगाह हैं। यहाँ पूर्वी क्षेत्र पे आपने देखा टालमी ने क्या कहा था, कंटकोशली, कोदूर, नेलेसिंडा ये बंदरगाह हैं। कंटकोशली, कोदूर, नेलेसिंडा, गंभीर, तो ये पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। पेरिपल्स में कुल 24 बंदरगाहों का उल्लेख हुआ है और टालमी कुल 40 बंदरगाहों का उल्लेख करता है। अब भारत से यहाँ से भी रोम को व्यापार हो रहा है, इस क्षेत्र से भी रोम से व्यापार हो रहा है। ये भी अपनी वस्तुएं यहाँ भी लाते थे, स्थलीय मार्ग और जल मार्ग दोनों से व्यापार हो रहा है। और रोम को सर्वाधिक किन चीज़ों की आवश्यकता थी? हाथी के दांत थे, विभिन्न रत्न थे और मलमल थी। माना जाता है कि रोम की महिलाएं जो हैं वो भारतीय मलमल की दीवानी थी। और रोम के साथ जो वार्षिक व्यापार होता है वो 10 करोड़ सेस्टर्स का व्यापार होता था। सेस्टर्स उनकी मुद्रा है। इसका उल्लेख कौन करता है? इसका उल्लेख प्लिनी करता है और वह अपने देशवासियों के इस कृत्य पर दुख भी व्यक्त करता है कि देशवासी क्या करते हैं, विलासता की वस्तुओं पर प्रतिवर्ष 10 करोड़ सेस्टर्स खर्च कर रहे हैं। तो वह इस बात पे दुख व्यक्त करता है कि विलासता की वस्तुओं पे इतना धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इससे रोम का जो राजकोष है वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो कहता है कि भारतीयों को सोना सर्वाधिक यहाँ मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों से मिलता था। भारतीयों को सर्वाधिक सोना मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों से मिलता था। तो निश्चित रूप से ये मार्ग भी यहीं से निकल रहा है और इधर से जब वस्तुएं जाती होंगी तो ये सोना, वस्तुओं के बदले में भारत से रोम को प्राप्त होने वाली वस्तुएं शीशा और शराब थी मुख्य रूप से। उसकी डिमांड कम थी। अन्य उसके बदले में, भारतीय वस्तुओं के बदले में मिलता क्या होगा? सोना और चांदी। तो इस तरह से भारत में उस समय जो व्यापार था वो भारत के पक्ष में था, यानी भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में था। ठीक। भारत में हीरे की जो बात कही जा रही है, विभिन्न जो हीरे के खानों का जो उल्लेख है, हीरा की खाने कहाँ कहाँ थी, तो उसमें कश्मीर को बताया जा रहा है, कौशल, कलिंग, ये आपके गंधार। साथ में टालमी कहता है कि मालवा में भी हीरा की खानें थी जिसे वो कोसा कहता है। और इस मालवा में जो हीरे की खानें थीं, इन पर अधिकार के लिए किसमें संघर्ष होता था? इन पर अधिकार के लिए शक, सातवाहन और कुषाण सभी इच्छुक थे इस पर, मालवा पर अधिकार करने के लिए। उसके हिसाब से इस हीरे की खानों पे अधिकार करने के लिए ये सभी इच्छुक थे, यानी कोसा के लिए। ऐसे ही प्लिनी कहता है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में क्या था, यहां से हाथी दांत, पोलार की बात कहता है। वो दंतपुर एक स्थान था जिसे वो पोलार कहता है और कहता है कि यहाँ से हाथी दांत आता था। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा अपने हाथी दांत के लिए विख्यात थे। ठीक।
ठीक है। तो आपका जो मौर्योत्तर कालीन आर्थिक व्यवस्था है उसमें कृषि वाली जो व्यवस्थाएं हैं वो तो पहले वाली हैं, मौर्य काल वाली है। अधिकार कृषक का भी है, राज्य का भी है। जो अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपकी बाह्य व्यापार और आंतरिक व्यापार है। इस व्यापार में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाह्य व्यापार है। बाह्य व्यापार में भी आपने देखा कहाँ से सर्वाधिक व्यापार आपका इस काल में रोम से हो रहा है। और यही काल आपका कौन सा काल है दक्षिण भारत में? यही काल संगम काल है। तो संगम काल में भी, जब संगम काल में हम लोग आएंगे तो वहाँ भी रोम के साथ व्यापार हो रहे हैं। उनके जो बंदरगाह हैं वहाँ से भी, जो दक्षिण वाले सुदूर दक्षिण वाले बंदरगाह हैं वो पांड्यों के हों या चेरों के हों, तो उनका भी उल्लेख जब वहाँ आ जाएगा तो किया जाएगा। यहाँ जिन विभिन्न वर्गों की बात होती है, जैसे आपका कोलिक, ये बुनकर बोले जाते हैं। वंशकर, वर्षकर, ये बांस की टोकरी बनाने वाले हैं, टोकरी बनाने वाले। कम्मार, ये लौहकार है, लौहकार है। गंधिक, गंधिक, ये इत्र बनाने वाले हैं, इत्र बनाने वाले। जलोदयक यंत्र, यंत्रक, ये जल संबंधी यंत्र बनाने वाले हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा, कभी कभी शब्दावलियां पूछ ली जाती हैं। जिन बंदरगाहों की बात है सातवाहनों में वो हो चुके हैं। टालमी कितने बंदरगाहों की बात करता था? 40 बंदरगाहों की बात करता था। पेरिपल्स ऑफ एरिथियन सी में, पेरिपल्स ऑफ एरिथियन सी में कितने बंदरगाहों का उल्लेख है? एरिथियन सी में, एरिथियन सी मतलब आपका जो हिंद महासागर है, 24 बंदरगाहों का यहाँ उल्लेख है। वैसे ही टालमी जिन बंदरगाहों का उल्लेख करता है उसमें आपके पूर्वी तट के बंदरगाहों का उल्लेख करता है। कोदूर, कंटकोसली, नलेशिंडा, इन बंदरगाहों का, गंभीर, इन बंदरगाहों का उल्लेख करता है। पश्चिमी तट के जो बंदरगाह हैं वो आपके भड़ौच है, सोपारा है, कल्याण है, बैरिकम है और आपका नीचे चौल है। चौल भी पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह आपका चौल भी है। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, जब प्रश्न कराएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों का एक क्वेश्चन सेशन भी होगा, तो क्वेश्चन सेशन में आप प्रश्न देखेंगे। वैसे भी आप अंशाल में प्रश्नों को देखिए तो ये अंदाज़ा लगेगा कि आपके प्रश्न बाहर तो नहीं है इन लेक्चर से। अगर प्रश्न बाहर है तो बताइएगा, नहीं है तो गलत ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक। अब कुषाणकालीन सिक्कों की बात आती है। कुषाणकालीन जो सिक्के हैं, अच्छा कुछ लोगों ने ये कहा कि जो यवन है, शक है, कुषाण है, ये जब एक साथ होते हैं तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन कहाँ से आया। अलग अलग तो ठीक है, अलग अलग तो हम लोगों ने बात की थी, उसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। जब तीनों को एक साथ आप रखते हैं तब फिर समस्या होती है कि कौन कहाँ से कैसे आया। होती है ना ऐसी? अगर ऐसी समस्या होती है तो एक रेखा चित्र आप बना सकते हैं। रेखा चित्र में जो आप बनाएंगे वो आपका
परथिया होगा और बैक्टीरिया होगा। ये पहले से ही है, शुरुआत यहीं से होती है। शुरुआत यहाँ से कैसे होती है कि यहीं दोनों राज्यों में विद्रोह हुआ, यौनों का, यौन नेताओं का आपस में विद्रोह हुआ, और वो आपका यहाँ अरशक्स के नेतृत्व में हुआ और यहाँ डायोडोटस के नेतृत्व में हुआ। ये यौनों की बात है। यहाँ से यहाँ यवनों का साम्राज्य है। यवनों के बाद ये यवन फिर भारत में आते हैं। आपने देखा यवन भी दो शाखाओं में भारत में आते हैं। एक तो आपकी तक्षशिला जिनकी राजधानी है और दूसरे जिनकी राजधानी आपकी सियालकोट में है, शाकल या सियालकोट में। अब इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आपके शक आते हैं। शक कहाँ आएंगे? शकों को कौन पराजित करता है? शकों के पीछे आपके यूची हैं और यूचियों के पीछे कौन है? हूण है। तो यूचियों पे भी आक्रमण कब हुआ था? 165 ईसा पूर्व में। यह बात यूचियों के भी संदर्भ में कही गई है चीनी स्रोतों में, और चीनी स्रोतों में यह भी कहा गया है कि यूचियों ने 165 ईसा पूर्व में शकों पर आक्रमण किया। ये शक हैं कहाँ? ये शक सिरदराय घाटी में है। और ये यूची कहाँ है? यूची आपके कांगसू और निगसिया क्षेत्र में है, उत्तरी चाइना में है। तो यहाँ से यूचियों ने शकों पर आक्रमण किया, हूणों ने यूचियों पर आक्रमण किया। ये शक सिरदराय घाटी छोड़कर आगे बढ़े। अब सिरदराय घाटी छोड़कर ये कहाँ जाएंगे? शक सिरदराय घाटी छोड़कर ये यहाँ जो यवन है इनको पराजित करके अपना अधिकार करते हैं। तभी ये यूची यहाँ भी इनका पीछा करते हैं और इसलिए शकों को कहाँ आना पड़ता है? परथिया में आना पड़ता है। शक परथिया में आते हैं और ये आपके अंदर भारत में आ गए हैं। ये बैक्टीरिया से आपके तक्षशिला से सियालकोट तक आ गए हैं। यहाँ किसका राज्य है? यहाँ यवनों के बाद कौन आ गया था? यवनों के बाद यहाँ पहलव आ गए थे। आपने देखा था मित्रदात प्रथम के समय यहाँ मित्रदात प्रथम ने यहाँ पहलव साम्राज्य की स्थापना की थी। शक जो आते हैं वो पहलव किन शासकों को पराजित करते हैं? पहलव के कुछ शासकों को पराजित करते हैं और वो शासक हैं आपके कौन कौन? फ्रात और अर्तवान। वहां से ये फिर आपके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जब मित्रदात द्वितीय आए तो इनको पराजित कर दिए, तो ये लोग शक कहाँ आ जाते हैं? ये बैक्टीरिया उत्तरी अफगानिस्तान है, ये आ जाते हैं दक्षिणी अफगानिस्तान में। कहाँ? सिस्तान में। सिस्तान यानी इसी को क्या कहा गया है? शक स्थान कहा गया है, हेलमंड घाटी वाला क्षेत्र। तो ये यहाँ आपके नीचे आ गए, यहाँ से इधर छोड़ के। अब बैक्टीरिया जब यौनों की स्थिति कमजोर हुई तो ये इस पूरे क्षेत्र पर अधिकार किए। ठीक, यहाँ पार्थियन शासक भी क्या है? पार्थियन शासक भी इधर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और आपने देखा था शकों की जो तक्षशिला वाली शाखा है, तक्षशिला वाली शाखा पर क्या हुआ था? तक्षशिला वाली शाखा का जो अंतिम शासक है एजेज द्वितीय, एजेज द्वितीय के बाद उस पर किसका अधिकार हो जाता है? पार्थियन गंडोफ्रोनिज का अधिकार हो जाता है। यानी इस क्षेत्र पर पार्थियन आ जाते हैं, शक और नीचे चले जाते हैं। ठीक, इसके बाद आपके यूची आ रहे हैं। यूची कहाँ आए थे? इली नदी घाटी आए। इली नदी घाटी से कहाँ आए? वो सिरदराय घाटी आए और वहां से सिरदराय घाटी से दो भाग में बट गए थे। एक भाग आपका आ गया, एक भाग तिब्बत में चला गया, एक भाग आपका इधर आ गया। और शकों को यहाँ जब आया तो पार्थियनों का अधिकार था। और यहीं जो है आपके यमन शासक जो हर्मियस है, जो अंतिम शासक है यहाँ का यूक्रेटाइडिस वंश का,
तो हर्मियस के कुछ सिक्कों के साथ कुजुल कटफिशस के एक साथ सिक्के मिलते हैं, यानी वो हर्मियस की अधीनता स्वीकार करता था। बाद में हर्मियस के बाद यहाँ पार्थियनों का अधिकार हो गया और पार्थियनों को पराजित करके युची आगे बढ़े, भारत में आए। यानी यहाँ पर वो पार्थियनों को पराजित किए हैं और यहाँ नीचे वाले स्थान पर शकों का अधिकार है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये कैसे किसको कौन पराजित किया। तक्षशिला के शकों को कौन पराजित किया था? पहलवों ने पराजित किया, पार्थियनों ने पराजित किया। जो काबुल क्षेत्र के पार्थियन थे उन्होंने अधिकार किया था। मथुरा के शकों पर कुषाणों का अधिकार हो गया। यहाँ जो कुषाण आए वो पार्थियनों को पराजित करके तब आए थे। हालांकि वो यवन शासक हर्मियस और कुजुल के सिक्के एक साथ मिलते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि अंतिम रूप से कुजुल ने पार्थियनों को, पहलवों को पराजित करके भारत में प्रवेश किया था। तो अब हमें लगता है कि कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। सिक्कों पे आइए। कुषाण कालीन सिक्के सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं और कुषाण कालीन जो सिक्के हैं, जो कुजुल कटफिशस हैं, कुजुल कटफिशस के सिर्फ तांबे के सिक्के मिले हैं। सिर्फ तांबे के सिक्के इनके मिले हैं। इनका कोई सोना का सिक्का या चांदी का सिक्का नहीं मिला है। इनके दो प्रकार के सिक्के हैं, जैसे कि बात कही गई कि एक हर्मियस के साथ है। दो प्रकार के सिक्के हैं, एक हर्मियस के साथ है जिसमें इनकी अधीनता मालूम पड़ती है कि यह हर्मियस के अधीन शासक के रूप में कार्य कर रहे हैं। बाद में के इनके स्वतंत्र सिक्के हैं जिसमें ये वाघ, जो वाघ यानी राजा की उपाधि धारण किए थे, अन्य चारों जो शाखाएं थे उनको पराजित करके। तो यहाँ इनके स्वतंत्र सिक्के मिलते हैं। इस पर कुजुल, कशश, कुषाण, यवोगश, यह उपाधि इनकी मिलती है। यानी इनकी एक उपाधि है ययुग की। ययुग का मतलब सरदार होता है। इस सिक्के पर हर्मियस का भी नाम लिखा हुआ है, हम पे। तो ये हर्मियस की अधीनता वाले सिक्के हैं। जो स्वतंत्र सिक्के हैं उस पे हर्मियस का नाम नहीं है। इस पर यूनानी और खरोष्टी दोनों लिपियों में लेख है। यूनानी और खरोष्टी मुख्य पृष्ठ पर यूनानी लिपि में जो लेख है वैसिलियस वेस्लेन, यह लेख। तो वैसिलियस वेस्लिन जो उपाधि है ये कुषाण शासक धारण करते हैं, ये भी धारण करते हैं, भीम भी धारण करते हैं, आगे वाले भी कुछ शासक ये उपाधि धारण करेंगे। तो ये युग वाली उपाधि जो है ये किसकी है? युग वाली उपाधि कुजुल की है और वैसिलियस वेस्लिन ये कुषाणों की अपनी एक उपाधि है। तो इनकी एक सिक्का मिला। दूसरे जो हैं आपके भीम कटफिशस के संदर्भ में ये इनके तीनों धातुओं के सिक्के मिलते हैं। सोना का बहुत ही महत्वपूर्ण सिक्का इनका है, चांदी का एक सिक्का मिला है, तांबा का। यह जो सिक्का चांदी वाला मिला है यह ब्रिटिश संग्रहालय में अभी वर्तमान में सुरक्षित है। तो ब्रिटिश संग्रहालय में यह सुरक्षित है। सोने के जो इनके सिक्के हैं दो प्रकार के हैं। एक 242 ग्रेन का इनका सिक्का है और एक सोने का सिक्का, छोटा सिक्का है, 20 ग्रेन का है। यह जो सिक्का है इसी सिक्के पर वो एक झरोखे से देखते हुए दिखाए गए। तो अगर झरोखे से देखने की बात है कि शासक के झरोखे से देखते हुए सिक्के दिखाए गए हैं तो वो आपके भीम कटफिशस हैं। एक आयताकार दीवार से झांकते हुए वो दिखाए गए हैं। इनके सिक्कों पर भी अच्छा, इनके जो तांबे के सिक्के हैं ये 270 ग्रेन के,
इनके सिक्के सबसे पहले कुषाणों में सबसे पहले शासक हैं जो क्या करते हैं, सोने का सिक्का प्रचलित करते हैं। कुषाणों के सबसे पहले शासक हैं जिन्होंने सोने का सिक्का चलवाया। हालांकि भारत में सोने का सिक्का चलाने वाले पहले शासक नहीं है। भारत में अब जो माना जाता है, भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का मेनांडर का मिला हुआ है। तो अब मेनांडर का सिक्का सोने का मिल गया है, यानी भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक जो है मेनांडर है। हालांकि सोने के सिक्कों की बात प्राचीन साहित्य में की गई है, लेकिन वो मिले नहीं है। साहित्य में मिलते हैं लेकिन पुरातात्विक उत्खननों में वो सिक्के नहीं मिले हैं। भारत में सोने का जो सबसे पहला सिक्का मिलता है वो मेनांडर का मिलता है। तो भारत में सोने का सिक्का जारी करने वाला पहला शासक मेनांडर है। कुषाणों में सबसे पहला शासक भीम कटफिशस है। दो प्रकार के इनके सिक्के सोने के आप देख रहे हैं, एक 242 ग्रेन का, एक 20 ग्रेन का। तांबे का सिक्का इनका ज्यादा भारी है, वो 270 ग्रेन का है। इनके सिक्कों पर भी यूनानी और खरोष्टी में लेख लिखे हुए हैं, और इनके सिक्कों पे जो सबसे प्रमुख इनका लेख है वो है महाराज राजाधिराज महाराजस राजधीरजस सब लोगेश्वर महेश्वरस भीम कटफिशेस त्रत्रस। यानी इनकी जो उपाधि सिक्कों पे मिलती है वो महेश्वर की मिलती है। यानी इससे यह स्पष्ट है कि ये शैव उपासक है। इस सिक्के के पृष्ठभाग पर नंदी और त्रिशूल की आकृतियां भी मिलती हैं, तो इससे भी स्पष्ट है कि ये शैव उपासक है। तो इनकी उपाधि महाराज राजाधिराज सबलोकेश्वर और महेश्वर, इनकी उपाधियां हैं। त्रत्रस यानी त्राता। ठीक। तो भीम कटफिशेस की सिक्कों के अन्य जो विशेषताएं हैं, इनके सिक्कों पर इनके बाएं गाल पे मासा दिखाया गया है, और ये कोट और ये पैजामा टोपी लगाए हुए इनके सिक्के हैं। इन्हीं के सिक्कों पे पहली बार अग्निवेदी में आहूत देते हुए इन्हें दिखाया गया है। इनके कंधों से अग्नि की लपटें निकलती हुई दिखाई गई हैं। इन्हें आसमान में उड़ते हुए दिखाया गया है। तो भीम कटफिशेस की सिक्कों की जो विशेषताएं हैं, वो कुषाणों के पहले शासक हैं जिन्होंने सोने का सिक्का जारी किया। इनके सोने का सिक्का जो है वो रोमन जो सिक्के हैं उसके अनुकरण पे थे। रोमन सिक्के डियारियस, रोमन जो चांदी के सिक्के थे वो डियारियस बोले जाते थे, और इसी से रोमन से ही दिनार शब्द निकला, यानी सोने के सिक्के का नाम दिनार हो गया। तो यहीं से वो प्रचलित होते हैं। इनके सिक्कों पे जो सबसे प्रमुख उपाधि है इनकी महेश्वर की है, जो शैव धर्म सूचित करती है कि ये शैव है। और इनके ये पृष्ठ भाग पे ये लिखा हुआ है, मुख्य भाग पे वही वैसेलिन की उपाधि इनके भी सिक्कों पर है। इनके सिक्कों की अन्य जो बातें हैं उसमें गाल पे मासा दिखाया गया है, और कोट पैंट पहने हुए, कोट और जो पैजामा पहली बार यहाँ मिलता है। टोप धारण किए हुए हैं, अग्नि में आहूत, अग्निवेदिका में आहूत दे रहे हैं। तो इस तरह से हाथी आदि पर भी इनके चित्र दिखाए गए हैं। तो ये इनकी सिक्कों की प्रमुख विशेषता है। अब जो आपके प्रमुख शासक हैं इसके कनिष्क के सिक्कों की जो विशेषता है, कनिष्क अभी तक 2 लिपीय सिक्के चल रहे हैं। 2 लिपियों में, सिक्कों पर 2 लिपियों में लेख लिखे हुए हैं, यूनानी लिपि में और खरोष्टी लिपि में। यहाँ आकर कनिष्क ने
इस परंपरा को तोड़ दिया। अब उसके सिक्कों पर सिर्फ एक लिपि में, और माना जाता है कि वाखत्री एक लिपि उसने ईजाद की ईरानी से, तो उस लिपि की बात होने लगी। तो दो लिपियों में अब लेख कनिष्क के समय से नहीं मिलते हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, इसके सिक्कों पर विभिन्न देवी देवताओं, विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं का चित्र मिलता है, और विभिन्न धर्मों में आपके ईरानी देवता हैं, यूनानी देवता हैं, और आपके भारतीय हिंदू देवता हैं, बौद्ध देवता हैं। तो 4 धर्मों के देवताओं का अंकन इनके सिक्कों पे हुआ है। ये कोट पायजामा में टोप, जो नुकीली टोपी लगाए हुए इनके सिक्के हैं। इनकी जो उपाधियां हैं वो सावो, नानो, सावो, कनिष्को, कुशानो, इस तरह की इनकी उपाधियां हैं। सावो, नानो, सावो का मतलब है शाहंशाह, सावो, नानो, सावो। कनिष्को, कुशानो, तो ये इनकी उपाधि है सावो, नानो, सावो। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कुषाणों की एक उपाधि और मिलती है, शाही, शाहानुशाही की। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कुषाणों की एक उपाधि मिलती है, शाही, शाहानुशाही। यह उसी प्रकार की उपाधि है जैसे आपने क्षत्रपी प्रणाली में देखी थी, क्षत्रप और महाक्षत्रप की। शाही जो है वो सामंत सूचक उपाधि है, और शाहानुशाही जो है राजा सूचक उपाधि है। तो ये उपाधियां यानी साओ, नानो, साओ की जो उपाधि मिलती है वो भी कुषाणों की है, विशेषकर कनिष्क की। शाहानुशाही भी इनकी उपाधियां हैं। आपने वेसेलियस, वेसेलिन उपाधि देखी इनकी, कुषाणों की, अधिकांश राजा इनके लगा रहे हैं। इनके सिक्कों पर जो ईरानी देवता मिलते हैं, यूनानी देवता मिलते हैं, हिंदू देवता मिलते हैं, बौद्ध। पहला शासक है जिसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है, और बुद्ध का अंकन 2 नामों से हुआ है, बोड़ो और शाक्य मुनि। स्वर्ण सिक्कों पर इसके जो बुद्ध हैं वो खड़े स्थिति में दिखाए गए हैं, और उस पर बोड़ो लिखा हुआ है, और शाक्य मुनि जो है इनके तांबे के सिक्कों पर है, और वो बैठी हुई स्थिति में है, पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। ईरानी देवताओं में आहुर मज्द, आहुर मज्द, बाहु मनह, जो इनकी बुद्धि की देवे हैं, बुद्धि की देवी हैं। आहुर मज्द इनके प्रमुख देवता हैं। वैसे ही मीरो यानी सूर्य, माओ यानी चंद्र, ये ईरानी सूर्य और चंद्र हैं। वैसे ही यूनानी देवताओं में आपकी यूनानी जो शैलिनी, ये आपके यूनानी चंद्र हैं। हिंदू देवताओं में विभिन्न देवी देवता हैं, जिसमें आपके शिव तो हैं ही, शिव के साथ गणेश भी हैं, स्कंद भी हैं। तो इन देवी देवताओं के हिंदुओं में है। यहाँ बुद्ध हैं आपके, बुद्ध के 2 रूप हैं, 2 नाम हैं, बोड़ो और शाक्य मुनि। कनिष्क के जो सिक्के हैं, स्वर्ण सिक्के, वो 124 ग्रेन के लगभग है। कुषाणों की सिक्कों के संदर्भ में जो खासियत है, विशेषकर सोने के सिक्कों के संदर्भ में, सोने के सिक्के पूरे भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में सोने के सबसे शुद्ध सिक्के इन्हीं कुषाणों के हैं। सोने के सबसे शुद्ध सिक्के इन्हीं कुषाणों के हैं पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास में। हालांकि कुषाणों ने सर्वाधिक सिक्का किसका चलाया था? तांबा का। दरअसल सोने का सिक्का ज्यादा मूल्य का होता था, तो वो बड़े बड़े व्यापार
के संदर्भ में ही प्रयोग किया जाता होगा और तांबे के सिक्के सामान्य लोग प्रयोग करते होंगे। तो इसलिए अब इसका यह भी मतलब है तांबे के सिक्के ज्यादा हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो आंतरिक व्यापार है वह भी बहुत ही उन्नत स्थिति में रहा होगा। छोटी छोटी चीजों के लिए भी लोग सोने सिक्कों का विनिमय के रूप में प्रयोग करते होंगे, तो यह व्यापार की उन्नत स्थिति को दर्शाता है। इस काल के जो इनके उत्तराधिकारी हैं, होविस वासिस का कोई सिक्का नहीं मिला है। होविस के जो सिक्के हैं, होविस के सिक्के की कई खासियतें हैं। पहली बात तो कुछ ऐसे अंकन हुए हैं जो होविस के सिक्के पे ही पहली बार देखने को मिलते हैं। समय का इशारा कुछ और है, तो इसलिए हम लोग इसको यहीं छोड़ दें। कल इसके साथ साथ सिक्कों के साथ साथ हम लोग गंधार और मथुरा कला को भी कर लेंगे। ठीक, थैंक्स।